आजमगढ़ का लोकसभा उपचुनाव अब दिलचस्प हो रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल निरहुआ मैदान में उतरे हैं। उनके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ने एक और भोजपुरी स्टार पवन सिंह को उतार दिया है और उनके साथ एक पूरी फौज भेज दी है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ भी अभी संशय बरकरार था, लेकिन अब धर्मेंद्र यादव का नाम क्लियर हो गया है और उनके साथ भी समाजवादी पार्टी ने एक भोजपुरी स्टार को अपने कैंपेन में शामिल किया है। नाम है उनका समर सिंह। तो ये चुनाव जितना सियासी पार्टियों का है उतना ही भोजपुरी सितारों का हो गया है, उसकी बात करेंगे। लेकिन सपा खेमे में इतना उथल पुथल क्यों है? रामपुर की सीट पर उपचुनाव है लेकिन वहां इतना शोर नहीं है, तो आखिरकार आजमगढ़ में इतने समीकरण क्यों लगाए जा रहे हैं? क्यों कांग्रेस इस उपचुनाव से किनारा काट रही है? कांग्रेस पिछले चुनावों में भी सपा के लिए रास्ता साफ कर चुकी है, लेकिन सपा का रवैया वैसा नहीं है। राज्यसभा चुनाव में हमने देखा सपा ने कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल को अपने में मिला लिया। तो इस बात पर सवाल उठता है कि इस एक तरफा मोहब्बत के क्या मायने हैं। बात बसपा की भी करेंगे कि रामपुर तो छोड़ दिया अचानक से, लेकिन आजमगढ़ में एक उम्मीदवार उतारा और वो भी मुस्लिम उम्मीदवार, जो दोनों पार्टियों के पास उम्मीदवार के तौर पर नहीं था। एक तीसरा ऑप्शन वहां उतार दिया। तो क्या बसपा वहां से अपना रिवाइवल देख रही है या फिर ये भाजपा के लिए एक सेफ पैसेज तैयार करने की तैयारी है बसपा की? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन शो। उत्तर प्रदेश में बीते लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को अच्छी खासी सीटें मिली थी, लेकिन रामपुर और आजमगढ़ जहां उपचुनाव हो रहा है, दोनों ऐसी सीटें थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकी थी। आजमगढ़ खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के अब के बड़े नेता, पहले भाजपा में नाराजगियों की वजह से रहे रमाकांत यादव ने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करके 10 की 10 सीटें जीत ली थी। इसके बाद अब लोकसभा का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए उस चैलेंज का जवाब देने का बड़ा मौका है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। भोजपुरी सितारों का एक पूरा जमघट वहां पर उतार दिया है और प्रत्याशी भी भोजपुरी का ही एक सितारा बनाया है। 2019 में भी उसी को उतारा गया था, यानी कि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को, उन्हीं को प्रत्याशी बनाया गया था। लेकिन पिछली बार महज 35% वोट पाए थे। जवाब उनके सामने अगर अखिलेश यादव का देखेंगे तो 60% वोट अखिलेश यादव को मिला था। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे दिनेश लाल यादव को, तो लगातार वो वहां पर काम कर रहे हैं और उसका उनको फायदा भी मिलता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए भाजपा ने उनको रिपीट भी किया है। इसके अलावा दलित और मुस्लिम और यादव मतदाता यहां बड़े मतदाता वर्ग में गिने जाते हैं और खास करके यादव वोटर ये निर्धारित करते यहां एक लंबे वक्त से आए हैं कि यहां से कौन जीतेगा। पार्टी बहुत मायने नहीं रखती है, कद्दावर यादव नेता यहां पर ज्यादा मायने रखता है और इन्हीं मतदाताओं ने बीते कुछ वर्षों में आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ भी बना दिया। एक समय पर कहा यहां तक जाने लगा था, मुलायम सिंह का जब दौर चलता था और मुलायम सिंह घूम घूम करके आजमगढ़ को घुमा करते थे, कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर अगर किसी पुतले को भी लड़ा दिया जाए और जाति से वो यादव निकल जाए तो वो चुनाव जीत जाएगा। लेकिन अब की बार का चुनाव थोड़ा अलग है। इस बार समीकरण थोड़े से अधर में लटके हुए नजर आ रहे हैं और इसकी खास बात है, खास वजह है, बहुजन समाज पार्टी का इस चुनाव में प्रतिभाग करना एक बड़ी वजह बन सकता है। बसपा पहले भी प्रतिभाग करती आई है, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के ऊपर मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगा, उसके बाद बसपा का एक मुस्लिम उम्मीदवार यहां से उतारना एक अलग दृष्टिकोण देता है। बसपा की तरफ से शाह आलम को उम्मीदवार बनाया गया है, जो कुछ दिनों पहले बसपा छोड़ करके चले गए थे। कभी मायावती के करीबी थे, पिछले विधानसभा में मनचाही सीट से टिकट नहीं मिल रहा था इसलिए पार्टी छोड़ दी, फिर सपा की तरफ रुख किया, वहां कुछ नहीं हुआ, फिर एआईएमआईएम में गए, मैदान में उतरे लेकिन जीत नहीं पाए, फिर से घर वापसी हुई है। तो माना जा रहा है कि यह खेल को त्रिकोणीय बना करके सपा के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है और भाजपा के लिए रास्ता बन सकता है। यहां से बसपा जीत चुकी है। एक फैक्टर यहां पर देखिए कि वो सिर्फ भाजपा के लिए सेफ पैसेज नहीं बना रही है, बल्कि बसपा अपने रिवाइवल का भी तरीका देख रही है। जो बसपा का पुराना फॉर्मूला रहा है दलित प्लस मुस्लिम वाला, वही प्रैक्टिकल एक बार फिर से बसपा यहां पर करने जा रही है कि दोबारा से उसको जिंदा कर पाना मुश्किल है या आसान रहने वाला है। आप यहां से ध्यान रखिए कि बसपा 2 बार जीत चुकी है और वो भी मुस्लिम कैंडिडेट्स के साथ। अकबर अहमद यहां से बसपा के टिकट पर 2 बार सांसद बन चुके हैं। इस बात से यह भी स्पष्ट होता है कि बसपा का यहां के मुस्लिम वोट बैंक में कितना जनाधार और कितनी मजबूती है और अगर शाह आलम इस बार की लड़ाई मजबूती से लड़ते हैं तो ये खुद भी जीत सकते हैं। ध्यान
ध्यान रखिएगा ये खुद भी जीत सकते हैं, संभावना ऐसी है क्योंकि सपा और भाजपा के बीच यादव वोट बंटेगा तो एक तरफा नहीं रह जाएगा, और अगर मजबूती से लड़ते हैं तो जीत भी सकते हैं। और अगर मामला चूंकि त्रिकोणीय है और नहीं जीत पाते हैं तो सपा को भारी नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि यादव वोट बटेगा और इधर से मुसलमान वोट भी बसपा की तरफ जाएगा जो सपा की तरफ जाना चाहिए था। तो सीधे तौर पर यह भाजपा को फायदा बसपा पहुंचा सकती है। सपा की उम्मीदवारी की बात करें तो पहले नाम रमाकांत यादव का आया, यहां से जो कद्दावर नेता हैं, पहले भाजपा के टिकट पर इसी सीट से सांसद रह चुके हैं और सपा के टिकट पर भी मजबूती के साथ यहां चुनाव लड़ चुके हैं और विधानसभा में भी मजबूती के साथ सपा का यहां से गढ़ बनाते आए हैं। इसके बाद नाम डिंपल यादव का आया, उसके बाद सुशील आनंद की चर्चाएं हुई दलित नेता के तौर पर, लेकिन अब जो खबर आई कि धर्मेंद्र यादव के नाम पर मुहर लग चुकी है। बदायूं से पूर्व सांसद हैं, 2019 में चुनाव हार गए थे, लेकिन अब उनको यहां से उतार करके लोकसभा भेजने की तैयारी सपा कर रही है कि परिवार के ही लोग रह जाएं, और अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं धर्मेंद्र यादव, तो उसका भी फायदा धर्मेंद्र यादव को मिल सकता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को देखें तो भारतीय जनता पार्टी आखिरी बार यहां 2009 में जीती थी, लेकिन तब भाजपा का कोई अपना नेता नहीं था, बल्कि मुलायम सिंह से नाराज होकर रमाकांत यादव यहां से भाजपा के टिकट पर लड़े थे और जीते थे। लेकिन इसके बाद 2014 में मुलायम सिंह खुद यहां से लड़ जाते हैं, समाजवादी पार्टी यहां पर रिकॉर्ड वोटों से जीतती है। इसके बाद अखिलेश यादव को लोकसभा भेजना चाहते हैं मुलायम सिंह, और उनको भेजने के लिए मुलायम सिंह ये सीट छोड़ करके मैनपुरी चले जाते हैं। यहां से अखिलेश यादव चूंकि नया नया आए थे, क्रेज बहुत तगड़ा था और इस वजह से और यादव वोटों की तगड़ी लॉबिंग की गई। मुलायम सिंह जहां से लड़ जाए इसका मतलब होता है कि कितनी बड़ी वहां से लॉबी बन सकती है, तो वो बनी और अखिलेश यादव को और भी यहां से वोट मिले और तकरीबन 60% वोटों के साथ चुनाव जीत लिया। और भारतीय जनता पार्टी के निरहुआ को 35% वोट मिला, फिर भी वो चुनाव नहीं जीते। यानी 60 और 35 95% वोट इन्हीं दोनों के बीच में बट गया था। ये चीजें ध्यान रखिए। बाकी सबको जमानत जब्त किया तो बमुश्किल 1% वोट भी बाकी उम्मीदवारों को इस सीट से नहीं मिला था। तो इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं इस आंकड़े को देखने के बाद कि कितना जरूरी आजमगढ़ है समाजवादी पार्टी के लिए एक गढ़ के तौर पर बने रहना। निरहुआ की अगर बात करें तो यहां लंबे वक्त से लगे हुए हैं, लंबे वक्त से वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं और पार्टी भी उनका साथ मजबूती से दे रही है। और कहने वाले यहां तक कह रहे हैं कि भाजपा आजमगढ़ को दूसरा अमेठी बनाना चाहती है और निरहुआ को सेकंड स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो। इसीलिए इतने लंबे वक्त से निरहुआ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लगातार दांव खेल रही है। और निरहुआ के साथ जो पॉजिटिव पॉइंट है वो यही है कि वो खुद यादव बिरादरी से आते हैं, जिसके वोट के सहारे सपा यहां बाजी मार लेती है, लॉबिंग करती है। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं, ऐसा जानकार कह रहे हैं, ऐसा ऊपर से अब नजर आ रहा है। दावे यहां तक किए जा रहे हैं कि यादव वोट समाजवादी पार्टी से खिसक रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहा है कई कारणों से। और पिछले विधानसभा चुनाव को लेकर के कई जानकारों का यह भी कहना है कि 20% यादव वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ गया है। और अखिलेश यादव की जो वर्तमान स्थिति है उतने मजबूत नेता के तौर पर नहीं नजर आ रहे हैं, उस तरीके से जो क्रेज था वो अब नजर नहीं आ रहा है। मुलायम सिंह भी अब लगभग इनएक्टिव हो चुके हैं और दूसरे जो समाजवादी पार्टी के अखिल पार्टी चाचा थे शिवपाल यादव, वो भी आजकल नाराज चल रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपना कंधा दे रहे हैं अखिलेश यादव के ऊपर निशाना लगाने के लिए। तो ये देख करके लग रहा है कि यादव वोटर वर्ग अखिलेश यादव से उम्मीद खो रहा है। और जिस जुगत में भारतीय जनता पार्टी लंबे वक्त से लगी है कि उत्तर प्रदेश की ओबीसी वर्ग के बाकी वोटरों को अपनी तरफ तो आकर्षित किया है, लेकिन जो सबसे बड़ा और संगठित वोटर बैंक है यादव वोटर बैंक, उसको तोड़ करके अपने में हिस्से में लाया जाए और उसका असल इम्तिहान इसी चुनाव में नजर आएगा, उपचुनाव में नजर आएगा। आपको जो याद रखने योग्य बातें हैं वो यही है कि 2019 में मुलायम सिंह यादव अपने बेटे अखिलेश यादव के लिए आजमगढ़ सीट छोड़कर मैनपुरी जाते हैं। अखिलेश यादव को मिलते हैं 60% वोट जब चुनाव होता है और 35.1% मिलते हैं निरहुआ को, और रिकॉर्ड वोटों के साथ अखिलेश यादव यहां जीत जाते हैं। इसके बाद यहां विधानसभा चुनाव होते हैं। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी आजमगढ़ जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों को जीत लेती है। यही वजह है कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ बताया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अभेद किले के तौर पर इसको प्रेजेंट किया जा रहा है कि अगर इसको जीत लेती है भारतीय जनता पार्टी तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर भाजपा का खाता नहीं खुलता है, बरसों से नहीं खुला है, दशकों से नहीं खुला है, वहां पर आने वाले चुनावों में खाता खुल सकता है। 2024 के लिए एक तरीके का नया
एक रूट मैप भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत रूट मैप मिल सकता है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सपा के साथ किसी अघोषित और एक तरफा गठबंधन में नजर आती है। उपचुनाव से दूरी बनाई है, जो साफ तौर पर कांग्रेस ने एक रवायत जैसी बना ली है कि सपा के गढ़ में उनके खिलाफ मैदान में नहीं उतरना है। यह कांग्रेस का अघोषित एजेंडा उत्तर प्रदेश का बन चुका है। दूसरी तरफ सपा इस चीज से कोई असर नहीं लेती है। हाल ही में इस बात को देखने को मिला कि जब राज्यसभा की बात आई तो कपिल सिब्बल कांग्रेस छोड़ देते हैं, निर्दलीय पर्चा भरते हैं और सपा तुरंत समर्थन कर देती है। यह दिखाता है कि सपा को कांग्रेस से फर्क नहीं पड़ता है और कांग्रेस एक तरफा मोहब्बत निभाए जा रही है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ। दूसरी तरफ थोड़ा कम चर्चित सीट रामपुर की बात कर लें, जो एक वक्त पर बहुत ज्यादा चर्चा में हुआ करती थी आजम खान की वजह से, तो उसकी चर्चा ना के बराबर है। हालांकि वो भी सपा के नेता आजम खान का मजबूत गढ़ है। आजम खान यहां से लगातार सांसद बनते आए हैं और माना जाता है कि जो ये इलाका है, यहां आजम खान की ऐसी तूती बोलती है कि अगर वो किसी को कह भी दे कि भैया इसको वोट दे दीजिए तो वो चुनाव जीत जाएगा। विधानसभा चुनाव लड़ते हैं इस बार, चूंकि विधानसभा जरूरी था समाजवादी पार्टी के लिए, इसलिए लगभग जो नेता केवल लोकसभा लड़ रहे थे वो भी छोड़ छोड़ करके विधानसभा लड़ने आ गए थे ताकि विधानसभा को मजबूती दी जा सके। तो वैसा ही आजम खान भी करते हैं। ये सीट खाली हुई, यहां से समाजवादी पार्टी ने आजम खान के खास आसिम रजा को मैदान में उतारा है। हालांकि यहां पर एक चीज है कि जब आजम खान से अखिलेश यादव मिलने गए थे तो इस बात की चर्चाएं हुई थी कि आजम खान ने अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारने के लिए कहा है। और जब अभी जिनको मैदान में उतारा गया है आसिम रजा को, जो आसिम रजा फॉर्म भी लेने जाते हैं तो साथ में एक और लेकर के फॉर्म भी आते हैं जो आजम खान की पत्नी के नाम का फॉर्म भी होता है, लेकिन उसके बाद उस पर पर्चा नहीं भरा जाता है और आसिम रजा को मैदान में उतारा जाता है। ये कहीं पार्टी में अंदर की बात होगी, अभी उसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चाएं नहीं हुई है। लेकिन आजम खान की जैसी नाराजगी है उसके बाद उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ रही है। हालांकि आसिम रजा भी काफी करीबी हैं आजम खान के, तो मामला बैलेंस नजर आ रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में भी आजम खान के करीबी चुनाव लड़ रहे हैं। घनश्याम लोधी हैं, आजम खान के अच्छे खासी करीबी माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर एक वक्त और विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं, उनको अब मैदान में उतारा गया है। नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है और तमाम लोग नामांकन अपना कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स ने पहले ही नामांकन कर दिया है। इन दोनों सीटों पर 23 जून को वोट पड़ेगा और 26 जून को उपचुनाव का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। आज जिन लोगों ने नामांकन कर दिया है 9 तारीख तक उनके पास इस बात के चांसेस होंगे कि वो अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। आजमगढ़ की अगर बात करें तो यहां मुकाबला पूरी तरह से त्रिकोणीय नजर आ रहा है और रामपुर की बात करें तो वहां पर जो समाजवादी पार्टी है वो हल्की सी बढ़त लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर जो आजम खान का गढ़ है वो अखिलेश यादव के गढ़ से अभी भी कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है और वहां पर बसपा भी नहीं है, तो त्रिकोणीय लड़ाई का कोई सवाल नहीं उठता है। और वहां पर सपा थोड़ा सा मार्जिन में नजर आ रही है और आजमगढ़ में त्रिकोणीय लड़ाई नजर आ रही है। क्या कुछ होगा उसके बारे में और जो तमाम हमें जानकारियां मिलेंगी उससे आपको रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है शॉर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल पंजाब के मानसा के मूसा गांव जाएंगे। दिवंगत गायक हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं, विधानसभा चुनाव भी लड़े थे। सिद्धू मूसेवाला उनकी मौत के बाद परिवार से मुलाकात करेंगे। इससे पहले मूसेवाला के घर सांत्वना देने के लिए बहुत सारे नेता पहुंचे हैं। आज राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट भी मूसा गांव पहुंचे थे और उनके माता पिता से मिलकर के उनको ढांढस बंधाया। इसके अलावा एक खबर और, पैगंबर पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी के बयान की भारत ने कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस मामले पर ओआईसी के सचिवालय के बयानों पर दो टूक कहा कि उनका एजेंडा विभाजनकारी है। इस विवाद में कतर, कुवैत और ईरान के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब भी कूद गया है। भारत ने इस बयान को बेतुका बताते हुए उसे अपने घर में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ध्यान देने की नसीहत दी है, एक तरीके का जवाब। इसके अलावा खबर पश्चिम बंगाल से, कुलाधिपति के रूप में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की छुट्टी जल्द हो जाने वाली है। इसके लिए आज बंगाल कैबिनेट ने राज्य सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में सीएम ममता बनर्जी को नियुक्त करने के निर्णय पारित किए हैं। बंगाल सरकार के इस कदम के बाद अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ का कुलाधिपति के पद से हटना तय है। इस निर्णय को विधानसभा में पारित करवाना बाकी है, लेकिन वहां भी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पूर्ण बहुमत में है, तो खास कोई दिक्कत वहां होने वाली नहीं है। इसके अलावा एक और खबर, प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर किसी को लगता है कि मैं दूसरी पार्टी के लिए स्लोगन बड़ा बढ़िया लिखता हूं और इसलिए चुनाव में जीत मिलती है, तो ये चीज जान लें कि अगर स्लोगन लिखने से चुनाव जीते जाते तो मुझसे कई गुना बेहतर स्लोगन लिखने वाले लोग 1 लाख से ज्यादा की संख्या में इस देश में बैठे हुए हैं। लोगों को पता नहीं चलता कि प्रशांत किशोर आखिर करता क्या है। यही वजह है कि वो लोग आज तक मेरा तोड़ नहीं निकाल सके हैं। इसके अलावा किसी पार्टी की बी टीम होने के आरोपों पर प्रशांत किशोर ने कहा कि किसी राजनीतिक पार्टी के पास इतना पैसा नहीं है कि उनको अपनी बी टीम बना सके।
आज के शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। दहेज प्रताड़ना के लिए ससुराल का हर सदस्य आरोपी नहीं हो सकता है। यदि शिकायतकर्ता आरोप लगाती है तो इसके लिए उसे ऐसे सबूत भी देने होंगे जो संबंधित परिवार के हर सदस्य की प्रताड़ना को साबित करते हों। हर छोटी कहासुनी को प्रताड़ना नहीं कहा जा सकता है। अदालत ने यह जरूरी टिप्पणी एक महिला के ससुर को दहेज प्रताड़ना और भरोसे के आपराधिक हनन के आरोप से मुक्त करते हुए दी। 30 हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दहेज प्रताड़ना कानून इसलिए बनाया गया ताकि महिला को ससुराल में प्रताड़ना से सुरक्षा मिले, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस कानून के दुरुपयोग की बाढ़ सी आ गई है। खुद देश के वरिष्ठ न्यायालय समय समय पर इस बात का उल्लेख अपने निर्णयों में कर चुके हैं। उन्होंने गुजरात के मामले का उदाहरण भी दिया कि शादी के बाद छोटी मोटी नोकझोंक में न सिर्फ ससुराल पक्ष के प्रत्येक सदस्य बल्कि दूसरे रिश्तेदारों को भी दहेज प्रताड़ना के झूठे मामलों में फंसा दिया जाता है। वो आखिरी में साक्ष्यों के अभाव में बरी तो हो गए, लेकिन उन्हें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना सहनी पड़ी। इस दौरान चांदनी चौक इलाके में रहने वाली महिला ने जो मामला है, इसमें 4 साल पहले 2018 में पति व सास ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और भरोसे के आपराधिक हनन का मुकदमा दर्ज किया था। निचली अदालत ने आरोप तय कर दिया था। निचली अदालत के इस निर्णय को सास ससुर की तरफ से सत्र न्यायालय में चुनौती दी गई थी। सत्र अदालत ने निचली अदालत के निर्णय में बदलाव कर दिया है और सास ससुर को इस मामले से मुक्त कर दिया है और साथ में ये जरूरी टिप्पणी भी की है कि ऐसे ही बेतुके आधार पर पूरे परिवार को इस मामले में ना फंसाया जाए शिकायतकर्ताओं की तरफ से। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत अरस्तु की तरफ से। वो कहते हैं, हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं, श्रेष्ठता आपके काम में नहीं बल्कि आपकी आदतों में है। ये चीज इंसान को समझना चाहिए कि जो वो करता है केवल वो उस वक्त पर कर्म कर रहा होता है, लेकिन जो वो होता है वो दरअसल जो बार बार कर रहा होता है, आदतें जो उसकी होती हैं, उसके आधार पर निर्धारित होता है कि कौन कैसा व्यक्ति है। काम के आधार पर नहीं निर्धारित किया जाता है। बकाया आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के जनता जंक्शन शो में इतना ही। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। कार्यक्रम को साझा करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन शो देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।